तो देखिए आप अम्ल क्षार साम्य के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो ऑरेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया था सबसे पहले अम्ल और क्षार के बारे में। तो उसके अनुसार कि ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो कि जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो आप दो चीज़ों को ऑरेनियस ने प्रमुखता दी कि एक तो पहली चीज़ क्या है आपकी, जलीय विलयन। कैसा विलयन होना चाहिए आपका, जलीय। सिर्फ उसकी कंडीशन ये थी कि एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अम्ल क्या है, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या है उसके अनुसार कि आपको H+ आयन मिलने चाहिए। तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, आपके अम्ल कहलाएंगे। ये किसकी परिभाषा थी, ऑरेनियस के अनुसार। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो कि जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ऐसे ही उसने क्षारों के बारे में बताया कि क्षार क्या है। तो क्षार क्या है, क्षार वे पदार्थ हैं जो कि जलीय विलयन में OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ऑरेनियस ने जो अपनी परिभाषा बताई, जो अपनी उसकी संकल्पना थी, थ्योरी थी उसकी, उसके अनुसार अम्ल तो H+ आयन देंगे और क्षार OH आयन्स देंगे एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि कौन सा जल है, कौन सा आपका अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो देखिए आप HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में क्या है आपका, जब आप इसको जल में विलय करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, यानी नाइट्रिक एसिड के जलीय विलयन के अंदर, तो आपका H+ आयन प्राप्त होते हैं। यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल्स टू का निशान मतलब रिवर्सिबल है वाला जो चिन्ह है वो है। तो क्या मिल रहा है आपको, H+ आयन और नाइट्रेट आयन्स मिल रहे हैं। तो ये क्या होना चाहिए ऑरेनियस की परिभाषा के अनुसार, अम्ल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जलीय विलयन में क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। इसी प्रकार से ऑरेनियस की परिभाषा के अनुसार हम दूसरा उदाहरण लें, HCl। HCl क्या दे रहा है आपको, H+ आयन्स दे रहा है। इस कारण से ये आपका अम्ल हुआ। लेकिन ये सब अपने अपने जो वैज्ञानिक थे, सबने अपनी अपनी धारणा के अनुसार इनको क्लासिफाई किया था। फिर एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी आप अपने मतलब आप अपना अलग से नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे आरेनियस की धारणा के अनुसार। तो आरेनियस की धारणा क्या कहती है कि अगर यह वियोजित होता है एसिटेट आयन और H+ आयन, अब चूंकि H+ आयन दे रहा है तो ये भी एक अम्ल है। ठीक, अभी सवाल ये यहाँ पर नहीं उत्पन्न हो रहा है कि ये दुर्बल है या प्रबल है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ये अम्ल है, उसका हम अलग से लेंगे कि किस प्रकार से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे ये प्रबल है या दुर्बल है। इसी प्रकार से जब हम क्षार की बात करेंगे तो क्षार की जो परिभाषा दी थी ऑरेनियस ने, उसने क्या कहा था कि जलीय विलयन में जो OH आयन्स दे, तो NaOH जलीय विलयन में क्या दे रहा है आपका, हाइड्रोक्सिल आयन्स। इसी प्रकार से KOH जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि HCl एवं HNO3 पूर्ण प्रकार से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। अतः क्या कहलाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जबकि एसिटिक अम्ल CH3COOH अम्ल क्या है, दुर्बल आयनित होता है, यानी वीकली आयोनाइज, कुछ मात्रा में ही उसका आयनीकरण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार से हम NaOH, KOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की भी बात कर सकते हैं कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, KOH क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पूर्ण प्रकार से अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने आयनों में पूर्ण प्रकार से वियोजित हो जाएगा, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रबल क्षार की कैटेगरी में। और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, दुर्बल प्रकार से आयनित होगा, इस कारण से क्या आएगा, वो किस केस के अंदर आ जाएगा आपका, दुर्बल क्षार वाली कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए भी ये सिद्धांत है जो ऑरेनियस का सिद्धांत ये उपयोगी है। नेक्स्ट। तो अब देखिए ऑरेनियस जो सिद्धांत है उसके अनुसार ऑरेनियस ने जो बताया, उसने कहा कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से मतलब क्या हुआ कि प्रबल क्षार और अम्ल और क्षार, अपन प्रबल का भी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो कैसी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, एक दूसरे को उदासीन करने का प्रयास करते हैं।
तो ऑरेनियस वैज्ञानिक जो थे उनके अनुसार अम्ल एवं क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है आपकी, H+ आयन और OH आयन्स के मध्य होने वाली अभिक्रिया है। जो उसने अम्ल क्षार के मध्य की जो अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, वहां भी उसने अपना अम्ल क्षार वाला जो उसका कंसेप्ट था, जो सिद्धांत था, उसका प्रयोग किया। उसने कहा कि जल के अंदर जो H+ आयन उपस्थित होता है और हाइड्रोक्साइल आयन उपस्थित होता है, उनकी जो अभिक्रिया वो क्या है आपकी, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जलीय माध्यम में H+ आयन की प्रकृति, हाँ एक मिनट, एक सवाल ले लेते हैं, वो क्या पूछना चाह रहे हैं भैया पूछिए। देखिए इन्होंने सवाल पूछा कि साहब ये कैसे पता लगा, किस तरीके से हम पता लगा। तो एक टर्म होती है, हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक और क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक। अम्ल के लिए जो वियोजन स्थिरांक है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ke से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ke से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात एक आपको जनरल बात बता रहा हूं, Ke से क्या मतलब है हमारा। जैसे आपको पता है pH, ठीक है। अम्ल के लिए जो अम्लीय जो विलयन होते हैं, एसिड हैं, उनके लिए pH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए। गुड, pH क्या होना चाहिए, 7 से कम। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो क्या है, क्षार है। ठीक, आप ये माप लेते हैं और आप pH मीटर से आपने माप लिया और उसके आधार पर आप ये पता लगा लेते हैं pH की वैल्यू अगर 1 या 2 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। इसी प्रकार से आप बेस के लिए बात कर लेते हैं। ये तो मैं एक आपको आइडिया देने के लिए बात कर, अब बात कर रहा हूं मैं, जैसा वो क्वेश्चन किया कि सब किस प्रकार से हमने पता लगाया कि वो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। तो जो वियोजन स्थिरांक है कंसर्न, यानी अम्ल का, मैं अगर अम्ल की बात कर रहा हूं तो Ka, ये क्या है, वियोजन स्थिरांक। अब इस वियोजन स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, Ka का मान जितना अधिक होगा, जितना उच्च होगा, वह अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ठीक, इसका अपोजिट होता है pKa। इसका अपोजिट क्या है, pKa। pKa क्या है, माइनस ऑफ लॉग Ka। ठीक, हर ये बात समझ आपके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि Ka के मान से हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा अम्ल प्रबल रूप से वियोजित हुआ, क्योंकि इसका मान जितना अधिक होगा उतना वो अधिक वियोजित हो रहा है, और इसका मान जितना अधिक कम होगा वो उतना ही कम वियोजित होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहा हूं मैं ये कि ऑरेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल एवं क्षार के मध्य जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो क्या है, H+ और OH के आयन के मध्य होने वाली अभिक्रिया है। किस प्रकार से आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं, हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे HCl और NaOH, किसके बीच में अभिक्रिया हो रही है, HCl और NaOH के मध्य अभिक्रिया हो रही है। HCl किस में वियोजित हो जाता है पूरी तरीके से, H+ आयन और Cl आयन। इसी प्रकार से NaOH किस में वियोजित हो जाएगा, सोडियम आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जब HCl और NaOH की अभिक्रिया होती है तो NaCl बनेगा और H2। ठीक, तो NaCl में क्या है, सोडियम आयन्स उपस्थित है और क्लोराइड आयन्स, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे समान आयन। तो क्या बनेगी अभिक्रिया, H+ आयन कंबाइन होते हैं OH आयन्स के साथ, क्या प्रोडक्ट बनता है, H2। तो क्या है, बेसिकली एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये किसने स्पष्ट किया, ऑरेनियस ने। इसके अतिरिक्त उसने बताया जलीय माध्यम में H+ आयन की प्रकृति कैसी होती है, यानी क्या H+ आयन के रूप में उपस्थित होता है, नहीं, H+ आयन के रूप में उपस्थित नहीं होता। देखिए H+ क्या है, हाइड्रोजन आयन है आपका। अब उस पर जो H+ आयन, H का क्या है, हाइड्रोजन का आकार, जो हाइड्रोजन परमाणु उसका आकार बहुत छोटा है, तो उस पर क्या होता है, आवेश घनत्व अत्यधिक हो जाता है। समझ रहे हैं आप, आवेश घनत्व अधिक हो जाता है, यानी उसके पास चार्ज, एक तो आकार कम है और उस पर चार्ज यानी धनात्मक आवेश, तो इसके कारण क्या है, आवेश घनत्व अधिक हो जाता है। और उस पर क्या होता है, जो आपके जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल्स, वो उससे आकर आवेश घनत्व के कारण एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक, H2O मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। इस कारण से वो H2O के H+ आयन के रूप में मौजूद ना रहकर किस रूप में मौजूद रहता है, H3O+ आयन के रूप में उपस्थित रहता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन। वैसे देखिए अभी जो इसके लेटेस्ट जो बात है वो ये है कि जो H+ आयन बेसिकली 4 H2O आयन से चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है, लेकिन सामान्यतः हमारे स्तर पर हमें ये जानकारी पर्याप्त है कि आपके जलीय माध्यम में जो H+ है वो किसके रूप में है,
H3O आयन के रूप में उपस्थित है। कारण क्या है कि जो H+ आयन है उस पर आवेश घनत्व अधिक होता है, इसलिए उससे H2 आयन, H2 जो मॉलिक्यूल्स है, H2 जो अणु है वो जुड़ जाता है और उसके कारण से क्या बन जाता है आपका हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है H3O आयन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है दूसरा सिद्धांत की हम बात करते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो उनके अनुसार क्या है, उन्होंने अपना कंसेप्ट क्या दिया कि अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन क्या करते हैं, दान करते हैं। अम्ल क्या है उनके अनुसार, जो प्रोटॉन दान करता है। ठीक, और क्षार क्या है, जो प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर है, जो बात गौर करने लायक है, वो बात गौर करने लायक ये है कि ऑरेनियस सिद्धांत के अंदर जो कंसेप्ट दिया गया था, उसने कहा था कि जलीय माध्यम में, क्या आपका जलीय माध्यम के अंदर, आ रही बात समझ में आपके। लेकिन यहाँ इसने उस माध्यम वाली जो बात है उसको कंसीडर नहीं किया। माध्यम वाली जो शर्त वहां लगाई हुई थी ऑरेनियस ने, उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका मीडियम, जो आपका मीडियम है उससे कोई संबंध नहीं है, सिर्फ जो प्रोटॉन दान कर रहा है वो अम्ल है और जो क्षार वे हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। इसके बारे में इसने बताया। तो इस परिभाषा का एक फायदा और कि सब इस परिभाषा के अनुसार जो आयंस हैं, आयंस यानी जैसे अमोनियम आयंस हैं फॉर एग्जांपल, या हाइड्रोक्सिल आयंस है, ठीक है, उनके बारे में भी कि वो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। सल्फेट आयंस हैं, SO4, यानी ऑरेनियस के अंदर आयंस को कंसीडर नहीं किया, यहाँ इसने आयंस को भी अम्ल और क्षार वाली कैटेगरी में लेके आ गया। मतलब अम्ल व क्षार के अंतर्गत उनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। कंडीशन वही होगी कि वो प्रोटॉन अगर दान करते हैं तो अम्ल है, और प्रोटॉन ग्रहण कर लिया है तो प्रोटॉन से तात्पर्य H+ आयन, प्रोटॉन से क्या तात्पर्य है आपका, H+ आयन। तो इस परिभाषा के अनुसार आयंस भी अम्ल एवं क्षार की भांति व्यवहार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो फायदा था वो क्या था, अलग उससे ऑरेनियस से जो एक एडवांटेज था, ऑरेनियस कंसेप्ट से यहाँ जो एक अलग से एडवांटेज था कि जलीय माध्यम की बाध्यता भी यहाँ पर समाप्त कर दी गई। यहाँ पर उसको कंसीडर नहीं किया गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ मीडियम आप बता सकते हैं ये एसिड है और बेस है। ठीक, अब उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लीजिए आप HCl का। किसका उदाहरण लिया हमने, HCl का उदाहरण लिया। जल के अंदर देखिए आप HCl की जो रिएक्शन है, अब HCl कैसे आपका कैसे पता लगेगा ये अम्ल है, HCl कैसे पता लगेगा ये अम्ल है, इस प्रोटॉन को क्या किया इसने, दान कर दिया। तो HCl में प्रोटॉन कौन सा है आपका, H+। किसको दान किया इसने, H2O को, H2O को दान कर दिया और क्या बन गया आपका, हाइड्रोनियम आयन बन गया और Cl-। वापस से इसको देख लीजिए एक बार, हमारे पास रिएक्शन है HCl और H2O के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो परिभाषा क्या है कि अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन दान करते हैं। तो HCl क्या अम्ल है, तो प्रोटॉन अगर ये दान कर देगा, प्रोटॉन दान किसको करेगा, H2O को, H2O को दान करते ही तो हाइड्रोनियम आयन बना और क्लोराइड आयन। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं अमोनियम आयन का। मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर आयंस भी अम्ल एवं क्षार की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। तो अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन को कंसीडर किया, तो अमोनियम आयन की जब H2O के साथ अभिक्रिया हुई, किसके साथ, तो इसने क्या किया, अमोनियम आयन ने एक प्रोटॉन दान कर दिया, दान किया है, एक प्रोटॉन दान कर दिया। तो किस प्रकार व्यवहार कर रहा है अमोनियम आयन, अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। एक प्रोटॉन दान कर दिया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया प्लस अमोनिया। अरे बात समझ में आपके। तो अभी और उदाहरण हम लेंगे। तो ये दो उदाहरण है, एक तो HCl वाला है जिसके अंदर HCl हमने दिखाया कि भाई किस प्रकार से ब्रॉन्स्टेड जो लॉरी के जो सिद्धांत था उसके अनुसार ये अम्ल है। इसी प्रकार से अमोनियम आयन किस प्रकार से एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। हाँ, हमने लिखा है। देखिए अब पहली बात आप देखिए, जब हम बात कर रहे हैं अम्ल और क्षार सिद्धांत की ब्रॉन्स्टेड लॉरी के द्वारा जो किया गया, उसके अंदर दो आपके पास सब्सटेंस होने चाहिए, यानी A और B। अब एक तो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा और दूसरा प्रोटॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, अब ये तो मीडियम है, कोई दूसरा मीडियम भी ले सकते हैं। एक्वस का मतलब जलीय माध्यम। ठीक है, अब आप कोई दूसरा विलायक, कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो ले लीजिए, आप कार्बन डाइसल्फाइड है वो ले लीजिए विलायक, कोई सा भी विलायक ले सकते हैं। इस तरीके मैंने बताया था जलीय माध्यम की जो बाध्यता थी वो यहाँ पर नहीं है। ये आपको समझाने के लिए, उदाहरण के लिए लिया गया है बस। ठीक है, बैठिए बताइए।
क्या हाँ करेगा, बिल्कुल। देखो ऐसा कर सकता है, लेकिन इस केस में नहीं करेगा। अभी लूंगा उदाहरण, वो उदाहरण भी मैं लूंगा जब H2O बेस की तरह, एसिड की तरह काम कर रहा है। हम वो उदाहरण भी लेंगे। डिपेंड करता है कि उसके साथ जो दूसरा आपका जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो कैसा है। HCl के साथ काम नहीं करेगा। अभी कार्बोनिक एसिड का एक एग्जांपल लेंगे, उसके अंदर आपको ये शो कर देंगे कि H2O भी एसिड की तरह काम करेगा। अभी संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की हम बात करेंगे, तब ये पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों के? दोनों उदाहरण क्लियर हो गए, उतार लिए आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इसी प्रकार से आप ये दो एग्जाम्पल भी देखिए। अब ये दो एग्जाम्पल हैं, इनको समझने का प्रयास करिए आप। ये दो एग्जाम्पल हैं आपका। ये एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर जैसे अभी अभी क्वेश्चन किया था, जैसे अभी अभी ये प्रश्न किया था कि आपका कि जो जल है वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी छात्र ने किया था कि साहब ये जल, अब इस अभिक्रिया के अंदर आप देख लिए, ये क्या है, जल है। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब हमारी जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो संकल्पना है वो क्या कहती है कि अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन दान करते हैं और क्षार वे हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो H2O क्या कर रहा है यहाँ पर? एक प्रोटॉन दान कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रोटॉन दान कर रहा है। तो क्या बन गया आपका? अमोनियम आयन। किसको दान किया H2O ने? अमोनिया को। अब कहने का तात्पर्य, इस केस में H2O अमोनिया के विद रेस्पेक्ट एक एसिड की भांति, अम्ल की भांति कार्य कर रहा है। H2O अमोनिया के विद रेस्पेक्ट किसकी भांति कार्य कर रहा है? अम्ल की भांति कार्य कर रहा है, और हाइड्रोक्सिल आयन आपके बन गए। ठीक, दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए। जल किसके साथ? कार्बोनेट आयंस के साथ अभिक्रिया हो रही है। किसके साथ अभिक्रिया है? कार्बोनेट आयंस के साथ अभिक्रिया है। फिर वापस से वही क्या किया इसने? अपने H+ यानी एक प्रोटॉन दान कर दिया। ध्यान देंगे, जब भी हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना की बात करेंगे तब उसके अंदर प्रोटॉन्स के दान करने की और प्रोटॉन्स के ग्रहण करने की बात की जाएगी, क्योंकि वो उसका जो पहला थंब जो उसका उसने रूल दिया वो यही था कि अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन दान करते हैं और क्षार वे हैं जो कि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो इस अभिक्रिया में भी क्या, एक प्रोटॉन दान किया गया है कार्बोनेट आयन को, तो आपका HCO3 बन गया प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। नेक्स्ट स्लाइड करें। अब बात करते हैं, देखिए इसी संकल्पना के अंतर्गत संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की बात ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने की थी कि संयुग्मी अम्ल क्या है और क्षार क्या है। उसके अंतर्गत उसने समझाने का प्रयास किया था ये जो अभिक्रियाएं हैं। तो अभी तो मैंने पीछे 4 उदाहरण लिए थे, आप उनको भी देख सकते हैं, उन 4 उदाहरण जो आपने नोट किए हैं। उसके अलावा हम और उदाहरण यहाँ पर भी लेंगे, तो उससे भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा संयुग्मी अम्ल है और कौन सा संयुग्मी क्षार है, ये क्या होते हैं। ये अभिक्रिया देख लेते हैं हम। जल की अभिक्रिया हो रही है अमोनिया के साथ। क्या फॉर्मेशन हो रहा है? अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या बन रहा है आपके? हाइड्रोक्सिल आयन। ब्रॉन्स्टेड की परिकल्पना कहती है साहब अम्ल वे हैं जो कि H+ आयन देंगे। तो H2O ने एक अम्ल, इसको H+ आयन दिया अमोनिया को, तो ये अम्ल हो गया। अब ये क्या है? अम्ल प्रथम, मैंने लिखा है अम्ल प्रथम। अब जब इसने H+ आयन दे दिया तो क्या बन गया इससे? ये तो H+ आयन दे दिया, तब बनाए इसके H2O से H+ आयन दान करने के बाद, प्रोटॉन दान करने के बाद क्या बनाए? OH- हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसके संगत जो क्षार बनाए, इस अम्ल के संगत जो क्षार बनाए उसको हमने लिख दिया क्षार। तो यानी अम्ल प्रथम और क्षार प्रथम। ठीक, तो इस परिभाषा को हम देख लेते हैं, उसके द्वारा हम फिर वापस से इस पर आएंगे कि अम्ल के द्वारा प्रोटॉन दान करने के उपरांत, अम्ल के द्वारा प्रोटॉन दान करने के उपरांत बने क्षार को अम्ल का संयुग्मी क्षार कहते हैं। ठीक, अम्ल के द्वारा प्रोटॉन दान करने के उपरांत, यानी ये अम्ल क्या है इसके अंदर? H2O। ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन दान कर रहा है। किसको दान कर रहा है? अमोनिया को। इससे क्या बन रहा है? अमोनियम आयन। अब इसने जब दान कर दिया अम्ल ने एक प्रोटॉन, तो बना क्षार क्या है आपका? हाइड्रोक्सिल आयन। तो इस जो क्षार को क्या कहेंगे? अम्ल का संयुग्मी क्षार कहेंगे। तो इस अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या हो गया? OH आयन। अरे ये बात समझ आपकी। इसी प्रकार क्षार के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर, ये क्षार है, ये क्षार है आपका। ये क्या है? अमोनियम जो आपका आयन है, ये क्या है आपका? क्षार है। अब ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो किसमें बदल जाएगा? अम्ल के अंदर। किसमें बदल गया? अमोनियम आयन, अम्ल के अंदर। तो ये क्या हो गया? अम्ल 2। तो ये इसमें 2 युग्म हो गए, संयुग्मी
अम्ल और क्षार के दो युग्म हो गए, कौन से? अम्ल 1 क्षार 1, अम्ल 2 क्षार 2, दो युग्म हो गए इसके अंदर। तो आपको ये समझ में आ गया संयुग्मी अम्ल क्या है और संयुग्मी क्षार क्या है। तो क्या हुआ, यहां आप देख लीजिए लिखा हुआ है H2O और हाइड्रोक्सिल आयन, कौन से? H2O और आपका हाइड्रोक्सिल आयन क्या कहलाएगा? संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाएगा। कौन सा? H2O और OH, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। इसी प्रकार से अमोनियम आयन और अमोनिया संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाएगा। ठीक, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार दिया गया था। ठीक, आगे बात समझ में आपके? बढ़े हम आगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड करिए। अब देखिए आप, ये विभिन्न उदाहरण हैं, इनको आप देखते जाइए, एक एक करके हम देखते जाते हैं और उसके माध्यम से और स्पष्ट हो जाएगा ये जो अपना जो संयुग्मी अम्ल क्षार वाला कंसेप्ट है। तो आप पहला देखिए, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी है, इक्वेशन 1 देखिए आप। इक्वेशन 1 में क्या हो रहा है? एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड की जल के साथ अभिक्रिया हो रही है। किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? एसिटिक एसिड की जल के साथ। और क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड क्या कर रहा है? H+ दान कर रहा है। हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है? दान कर रहा है। प्रोटॉन दान कर रहा है और H2O ग्रहण कर रहा है आपका। तो एसिटेट आयन बन गया और हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अभिक्रिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा? संयुग्मी अम्ल और क्षार, एक को मैं बता रहा हूँ, फिर वो आपसे पूछूंगा बाकी में। इसके अंदर देखिए संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, एक पहला तो क्या हुआ है? CH3COO है और ये CH3COO माइनस, एसिटिक एसिड ये वाला, और एसिटेट आयन, ये क्या हो गया? अम्ल क्षार युग्म। क्या हुआ? संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। और एक हो गया H3O, ये अम्ल और ये क्षार। ठीक, आगे बात समझ। अब आपको बताना है, इसके अंदर मैं पूछूंगा, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। दूसरी अभिक्रिया है जल की और कार्बोनेट आयन की, बाइकार्बोनेट आयन बन रहे हैं और हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे हैं, OH आयन। तो इसके अंदर अम्ल और क्षार युग्म कौन कौन से हैं? अम्ल और क्षार युग्म कौन कौन से हैं? देखिए आप एक बार देख लीजिए, फिर बताइए अच्छे से। एक बार देख लीजिए, पुनः रिपीट कर देता हूँ। H2O की अभिक्रिया है कार्बोनेट आयन से, बाइकार्बोनेट आयन फॉर्मेशन हो रहा है। आप बताइए, बताएंगे टी शर्ट में जो भैया बैठा है, बताइए। हाँ बताइए। H2O और HCO3 तो अम्ल और क्षार है। मैं पूछ रहा हूँ संयुग्मी अम्ल और क्षार की बताइए। कैसे है भाई? H2O क्या कर रहा है? प्रोटॉन को क्या कर रहा है? दान कर रहा है, क्या कर रहा है सभी के? H2O क्या कर रहा है? प्रोटॉन दान कर रहा है। किसको दान कर रहा है? कार्बोनेट आयन को। ठीक है, तो क्या बन गया फिर? HCO3। ठीक है, अरे देखिए इस अभिक्रिया, एक बात ध्यान दीजिए आप, इसको आप दोनों तरीके से इस रिएक्शन को देख सकते हैं, बाईं तरफ से भी और दाईं तरफ से भी। ठीक है ना, बाईं और दाईं तरफ से, दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप ये बोलिए कि आप जो बोल रहे हैं H2O है, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? H+ आयन दान कर रहा है किसको? CO3, HCO3 बन गया। ठीक है, तो अब ये तो था अम्ल, अब क्षार क्या बना? तो युग्म क्या हुआ? H2O, ये युग्म। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर? अब थर्ड वाला देखिए आप, बाइकार्बोनेट और अमोनियम आयन का। थर्ड देखिए आप, बाइकार्बोनेट और अमोनियम आयन। HCO3 बाइकार्बोनेट आयन क्या कर रहा है? यहाँ पर अगर आप एक H+ आयन दान कर रहा है किसको? अमोनिया में। ठीक है, जिससे अमोनियम आयन और बन रहा है। तो इसमें संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या होंगे? बाइकार्बोनेट और CO3, और एक अमोनियम आयन और अमोनिया। ठीक है, अब आपकी ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अब आप देखिए ऐसे ही एक उदाहरण नंबर 4 है, इससे भी आपको स्पष्ट हो गया होगा किस तरीके से ये युग्म बन रहे हैं। ठीक,
अब आप देखिए कि उपरोक्त अभिक्रिया 1 में, पहली वाली अभिक्रिया में H2O कैसे काम कर रहा है, एक क्षार की भांति कार्य कर रहा है। अभिक्रिया नंबर 1 में ये जो अभिक्रिया 1 है, इसमें जो ये H2O है क्या कर रहा है, एक क्षार की भांति। क्षार की भांति से तात्पर्य क्या हुआ, ये एक प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, तो H2O ग्रहण करके किसमें चेंज हो जाता है, H3O प्लस में परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार से अभिक्रिया नंबर 2, अभिक्रिया नंबर 2 पर बात करते हैं। ये क्या कर रहा है, इसके अंदर अम्ल की भांति कार्य कर रहा है। किसकी भांति कार्य कर रहा है, अम्ल की भांति। अब अम्ल की भांति कैसे कार्य कर रहा है, जो ये H2O है ये एक प्रोटॉन दान कर रहा है। प्रोटॉन दान किया इसने, कार्बोनेट आयन को HCO3 बनाया और खुद OH आयन के अंदर चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ऐसे आपके विलायक या ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में अम्ल का कार्य करें, किसी अभिक्रिया में क्षार का काम करें, वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी। क्या कहलाते हैं ऐसे पदार्थ, उभयधर्मी। एम्फोटेरिक उनकी नेचर होती है, उभयधर्मी प्रकृति का है जल। जल क्या है आपका, उभयधर्मी प्रकृति का है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अब ये जो पॉइंट है इसको समझने का प्रयास करें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग पहले इसको सुन लीजिए और फिर इस पर सोचिए आप कि सभी आर्यनियस अम्ल, ध्यान देंगे, सभी आर्यनियस अम्ल। अब आर्यनियस अम्ल क्या होते हैं ये आपको मैंने बता दिया है, जो कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ब्रॉन्स्टेड अम्ल होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन का सिद्धांत जोड़ा हुआ है, H+ आयन देने का जो सिद्धांत है वो दोनों में कॉमन है। लेकिन या परंतु ऑरेनियस क्षार का, ऑरेनियस जो क्षार है उसका ब्रॉन्स्टेड क्षार होना आवश्यक नहीं है। यह मिस हो गया था, आप इसको समझ लीजिए जो मैंने लाइन लिखी है, परंतु ऑरेनियस क्षार का ब्रॉन्स्टेड क्षार होना आवश्यक नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, जैसे NaOH क्या है, एक ऑरेनियस क्षार है। NaOH क्या है, मैं हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, जल के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, लेकिन क्या ब्रॉन्स्टेड क्षार है। ब्रॉन्स्टेड तो परिकल्पना किससे जुड़ रही है, प्रोटॉन दीजिए और प्रोटॉन लीजिए, प्रोटॉन दान करिए, प्रोटॉन ग्रहण करिए। अब NaOH के अंदर प्रोटॉन ग्रहण करने वाली चीज तो नहीं है, तो ये कहने का तात्पर्य ये इसके अंदर फिट नहीं बैठता है। आ गई बात समझ में, तो इसको एक बार वापस से इस लाइन को एक बार पढ़िए और फिर मैं आपसे फिर क्वेश्चन करूंगा पुनः, फिर आप बताएंगे। चलिए देखिए, पढ़ देते हैं एक बार वापस से इसको कि सभी ऑरेनियस अम्ल क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड अम्ल होते हैं, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन का जो सिद्धांत है, प्रोटॉन के सिद्धांत से तात्पर्य ऑरेनियस के हिसाब से जो अम्ल होते हैं वे हैं जो कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसी प्रकार से जो ब्रॉन्स्टेड जो सिद्धांत है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उनकी परिकल्पना क्या थी, अम्ल वे हैं जो कि प्रोटॉन दान करते हैं, H+ आयन दान करते हैं। तो कहने का मतलब जो ऑरेनियस अम्ल होंगे वही ब्रॉन्स्टेड अम्ल भी होंगे। ठीक, लेकिन ऑरेनियस क्षार क्या नहीं होंगे आपके, उनका ऑरेनियस क्षार का ब्रॉन्स्टेड क्षार होना आवश्यक नहीं है। यानी कुछ हो सकते हैं, वो मना नहीं कर रहा है, कुछ ऑरेनियस क्षार ब्रॉन्स्टेड क्षार भी हो सकते हैं, लेकिन सभी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा अम्ल है आपको, कौन सा क्षार है, ऑरेनियस क्षार तो है लेकिन ब्रॉन्स्टेड क्षार नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ब्रॉन्स्टेड क्षार की जो कल्पना कहती है, ब्रॉन्स्टेड क्षार की जो संकल्पना वो क्या कह रही है, उसको प्रोटॉन ग्रहण करना चाहिए, क्षार को तो प्रोटॉन क्या करना चाहिए, प्रोटॉन, तो NaOH प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है। इस कारण से ब्रॉन्स्टेड की परिकल्पना के अनुसार वो क्षार नहीं है, ब्रॉन्स्टेड वाली परिकल्पना के अनुसार। तो ये इनके अंदर एक छोटा डिफरेंस था जो आपको बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट कर दीजिए सर, नेक्स्ट। हाँ, अब बात यह अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य, ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम ये चीज जानेंगे कि ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है। इसकी सामर्थ्य के बारे में जो बात करना चाहेंगे हम, तो देखिए किसी अम्ल की सामर्थ्य का पता उसके प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति से
चलता है। किसी अम्ल की सामर्थ्य का जो पता किससे चलता है, प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति से पता उसका चलता है। वहीं दूसरी तरफ किसी क्षार की सामर्थ्य का पता उसके प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति से पता लगता है इसका। उदाहरण के लिए जैसे HCl है, आपका क्या है, H2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, H+ दान कर रहा है, और ये तो ये आपका प्रबल अम्ल हो गया। HCl क्या आपका प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिएगा, जो ब्रॉन्स्टेड हमने संयुग्मी कॉन्जुगेट एसिड बेस वाली जो बात करी है, संयुग्मी अम्ल और क्षार वाली जो बात करी है, तो प्रबल अम्ल का जो संयुग्मी क्षार है, ध्यान देंगे मैं जो बता रहा हूं, प्रबल अम्ल का जो संयुग्मी क्षार है वो क्या होता है, दुर्बल प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा, दुर्बल। आ रही बात समझे। और दुर्बल अम्ल का जो संयुग्मी क्षार है, दुर्बल अम्ल का जो संयुग्मी क्षार है वो कैसी प्रकृति का होगा, प्रबल प्रकृति का होगा। ठीक, अरे बात समझ में आपके, ये आप विशेष चीज नोट कर लीजिएगा। जैसे अब हमारा उदाहरण है HCl वाला, हमने उदाहरण लिया, HCl है, जल के साथ अभिक्रिया हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, क्लोराइड आयन बना रहा है, तो ये प्रबल अम्ल है क्योंकि H+ ज्यादा दान करता है। ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि H+ कम दान करता है। ठीक है, ये H+ कम दान करता है। और ये प्रबल क्षार क्यों है, आपके प्रबल क्षार क्यों हो जाएगा, एसिटेट आयन क्या हो जाएगा। देखिए इस तरफ से अगर हम इस अभिक्रिया को व्यू करेंगे, इस तरफ से राइट हैंड साइड से अगर हम इस अभिक्रिया को देखते हैं, CH3COO ये एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन की अभिक्रिया जो हो रही है, इसको राइट हैंड साइड से देखते हैं, तो ये प्रबल क्षार क्यों है, क्योंकि एसिटेट आयन इससे तुरंत शीघ्रता से हाइड्रोनियम आयन से H+ आयन ग्रहण करके एसिटिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज़ आपके दो चीज़ें हमारे को यहाँ पता लग गई हैं कि जो उनकी प्रवृत्ति है दान करने की या ग्रहण करने की, उससे उसकी सामर्थ्य का पता लगता है। दूसरा कि कोई भी संयुग्मी अम्ल है, प्रबल अम्ल है, संयुग्मी अम्ल क्या है, उसका प्रबल अम्ल है। अगर आपका कोई प्रबल अम्ल है तो उसका जो संयुग्मी क्षार होगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा। और अगर कोई दुर्बल अम्ल है तो उसका जो संयुग्मी क्षार होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक, अरे बात समझ में, रिपीट करने की आवश्यकता तो नहीं है इसको। चलिए नेक्स्ट, एक ये भी देख लीजिए आप, इसी प्रकार से एक एग्जांपल नोट कर लीजिए आप। एसिटेट आयन और हाइड्रोक्साइल आयन के बीच में जो अभिक्रिया हो रही है, तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या है, आपके प्रबल क्षार है और वो रिएक्शन वही है। इसी प्रकार से आप HCl वाला जो एग्जांपल है इसमें देखते हैं H2O क्या है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, और इसके साथ प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, H3O+ आयन। ये उतार लिया आप लोगों ने। वापस से रिपीट कर देता हूं मैं, एसिटिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइल आयन के साथ हो रही है, तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या है, प्रबल क्षार है, क्योंकि यह H+ आयन की यानी प्रोटॉन ग्रहण करने की अधिकतम प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, जिसके कारण ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, H2O। अब चूंकि ये स्वयं प्रबल क्षार है तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से जो HCl है जो कि प्रबल अम्ल है, ठीक है, ये इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, H2O के साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी क्या आपका दुर्बल क्षार, तो ये प्रबल है तो ये क्या करेगा, H+ आयन दान करेगा, क्या करेगा, H+ आयन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल और ये दुर्बल क्षार, क्लोराइड आयन। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अम्ल का जल में वियोजन स्थिरांक, अम्ल का जल में वियोजन स्थिरांक। देखिए आपके जब कोई आप अम्ल है वो किस, देखिए प्रबल जो अम्ल होते हैं, कौन से प्रबल अम्ल होते हैं या प्रबल क्षार की बात करें, वो जल में क्या हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, अतः उनकी जो मोलर सांद्रता है, जो मतलब मोलर सांद्रता क्या है, उनकी अम्ल की सांद्रता के समान ही होती है। ठीक, इससे तात्पर्य मतलब जितने जल के अंदर जो उनकी सांद्रता है, देखिए जैसे हमने एसिटिक
एसिटिक एसिड की बात करें, उदाहरण के लिए हम किसकी बात करें, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड किस में चेंज हो जाता है आपका, एसीटेट आयन और H प्लस आयन में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड क्या है, दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। तो उसके अवयोजित भाग में सांद्रता अधिक होगी और वियोजित भाग के अंदर सांद्रता की जो होगी कम होगी। आ रही है बात समझ में। लेकिन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वाले केस में ये चीज नहीं होती है। वो क्या होती है, समान होती है, वो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं इसलिए, ठीक। परंतु दुर्बल अम्ल पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाते हैं, अतः उनकी आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना वियोजन स्थिरांक के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, वियोजन स्थिरांक के द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए इसमें एक एग्जांपल लिया है, इस उदाहरण को अपन यहाँ हल कर लेते हैं बोर्ड पर, ये आप देख लीजिए। पहले एक बार आप ये देख लीजिए, HA से तात्पर्य क्या है, एक अम्ल है। क्या है, HA एक अम्ल है। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ, H2O के साथ। किसके साथ कर रहा है, H2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और उसका ये ऋणात्मक आयन बन जाएगा, ठीक। तो अब इसके लिए आपको क्या निकालना है, वियोजन स्थिरांक निकालना है इस अभिक्रिया के लिए। तो ये हम कई बार निकाल चुके हैं, पुनः एक बार देख लेते हैं। H2O के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, H3O आयन बनता है प्लस साम्य स्थिरांक K का मान कैसे लिखेंगे, K बराबर H3O प्लस A माइनस HA और H2O। अब देखिए जो आपका H2O है यह अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, तो इसकी जो सांद्रता है वो एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब K और इसको मान लेते हैं अधिक मात्रा में, तो H2O बराबर इसको स्मॉल k यानी नियत K इंटू स्मॉल k बराबर हाइड्रोनियम आयन बटे HA, ठीक है। K इंटू K इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन, ये आपका ऋणात्मक आयन हो जाएगा और आप दुर्बल अम्ल हो जाएगा। क्या है, HA क्या है आपका यहाँ पर, दुर्बल अम्ल, और A माइनस क्या है, दुर्बल अम्ल के वियोजन के उपरांत प्राप्त ऋणात्मक आयन, नेगेटिव आयन, ठीक। और ये आपका हाइड्रोनियम आयन। अब K इंटू K को मैं लिख देता हूं KA, क्या लिख दिया है, KA, ठीक है। इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक, या खाली आप अभी इस केस में तो आप लिख लीजिए वियोजन स्थिरांक लिख लो इसको, वियोजन स्थिरांक, ठीक है, KA। अब ये बात समझ में, बढ़े आगे यहां से, ये सबने कर लिया। चलिए तो देखिए दूसरा मैंने यहाँ लिखा है, एक टर्म यूज करी है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये हम पढ़ चुके हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वहां भी हम कर रहे थे यही चीज, सेम चीज कर रहे थे, तो वहां से ये चीज निकाल सकते हैं हम, इसलिए मैंने हिंट के तौर पे यहाँ लिख दिया था। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। हाँ बोलो बेटा, एक बार बैक करें, स्लाइड प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं कि यह कंसेप्ट है कि अम्ल का जल में वियोजन स्थिरांक। इससे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी आपेक्षिक सामर्थ्य क्या होती है। आपेक्षिक सामर्थ्य का पता लगेंगे। आपेक्षिक सामर्थ्य यानी उनकी रिलेटिव, एक की दूसरे से तुलना, एक अम्ल की दूसरे अम्ल से तुलना, एक क्षार की दूसरे क्षार से तुलना। अब ये तुलना किस आधार पर करेंगे, तो उनके वियोजन स्थिरांकों से तुलना की जाएगी। अम्ल के वियोजन स्थिरांक से, इसी प्रकार से क्षार के वियोजन स्थिरांक से। तो अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक है उसको बोलते हैं Ka, और क्षार का जो वियोजन स्थिरांक है उसको बोलते हैं Kb। तो हम यहाँ देखते हैं जो प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है वो तो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं,
लेकिन दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते। ठीक, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनका जो वियोजन स्थिरांक है Ka या Kb उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसको हमने एक उदाहरण लिया था सिंपल, ये Ha एक आपका क्या है, आपका दुर्बल अम्ल है, उसकी जल के साथ अभिक्रिया करता है, कुछ मात्रा में वियोजित हो जाता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन और एक ऋणात्मक आयन की प्राप्ति होती है। इस पर हम क्या लगाते हैं, ओस्टवाल्ड का तनुता वाला जो नियम है उसके द्वारा हम क्या निकाल लेते हैं, वियोजन स्थिरांक Ka का मान ज्ञात कर लेते हैं। Ka बराबर क्या आ गया आपका, हाइड्रोनियम आयन ये वाला, ये आपका जो ऋणात्मक आयन प्राप्त हुआ है वियोजन से, वो डिवाइडेड बाई आपका जो अवियोजित भाग है। हाँ, हाँ। हेलो, हाँ बेटा बोलिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, अपना सवाल पूछें आप। हाँ हाँ, अच्छा एक मिनट, अभी एक मिनट, अभी देखते हैं हम। स्लाइड पीछे वाली स्लाइड करिए, प्रीवियस स्लाइड करके बताइए एक बार। OH वाला कौन सा था, हाँ यही आपको अब दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर, इससे पहले वाली स्लाइड में, पहले वाली करिए, हाँ ये वाला, हाँ बताइए बेटा इसमें। अच्छा, क्या थोड़ी देर पहले क्या बताया था, OH उदासीन बताया था। H2O बेटा, देखिए आप कहाँ से बोल रहे हैं, अच्छा जोटो, चलिए चलिए आप सुनिए, मैं समझाता हूँ आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए अभी ये झोटवाड़ा से बच्ची ने एक सवाल किया है कि साहब आपने अभी बताया था, मैंने बताया था H2O के बारे में। किसके बारे में बताया था, H2O, जल। जल क्या करता है, किसी परिस्थिति में तो अम्ल की भांति व्यवहार करता है और कभी क्षार की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसके लिए हम देख लेते हैं, एक दोनों वापस से प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए एक बार आप, पहले वाली स्लाइड और इससे पहले वाली, पहले, बस देखिए जो हम जल का उदाहरण लिया जिसमें मैंने बताया था कि जल एक विशेष परिस्थिति में अम्ल की भांति कर रहा है और दूसरे में क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ये जो अभिक्रिया नंबर 1 है, इसके अंदर अभिक्रिया नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अभिक्रिया नंबर 1 के अंदर जो H2O है वो क्या कर रहा है, एक H+ आयन ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, H+ आयन ग्रहण कर रहा है अभिक्रिया नंबर 1 में। अब जब H+ आयन ग्रहण करेगा तो जो ब्रोंस्टेड की जो परिकल्पना है उसके अनुसार क्या होगा, जो H+ आयन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो H2O इस केस में, इस अभिक्रिया विशेष में आप ये ध्यान देंगे, जो भी मैं यहाँ चीजें बता रहा हूँ, जो आपको तथ्य बता रहा हूँ अम्ल एवं क्षार के, वो उनके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो परिकल्पनाएं दी थी उसके आधार पर बताए जा रहे हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये क्षार की भांति क्यों व्यवहार कर रहा है, ये ब्रोंस्टेड की परिकल्पना थी। किसकी, ब्रोंस्टेड और लॉरी जो वैज्ञानिक थे उनकी परिकल्पना थी। उन्होंने क्या किया कि जो ग्रहण करेंगे प्रोटोन वो क्या होंगे, आपके क्षार होंगे। तो H2O क्या हो गया, आपका एक प्रोटोन ग्रहण कर रहा है एसिटिक अम्ल। जब यानी एसिटिक अम्ल के साथ H2O की अभिक्रिया कराई जाएगी, उस स्थिति में H2O एक क्षार की भांति क्रिया करेगा, क्षार की भांति व्यवहार करेगा। इसी प्रकार अभिक्रिया नंबर 2 के अंदर जो आपकी जो अभिक्रिया नंबर 2 है, इसके अंदर जो H2O यानी जल की अभिक्रिया कार्बोनेट आयन के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, तब ये क्या करेगा, एक अम्ल की भांति की। तो यानी अंतर हो गया, यहाँ पे एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा था और यहाँ कार्बोनेट आएंगे। तो इस कारण से जल क्या है, दोनों जगह अलग अलग प्रकार से अपना व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कैसा हुआ, एक उभयधर्मी, इसकी प्रवृत्ति कैसी हुई, उभयधर्मी। उभयधर्मी यानी अम्ल की भांति व्यवहार करता है और क्षार की भांति भी व्यवहार करता है। पहली चीज तो ये है। ठीक, अब हमको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जल एक क्षार है, जल एक अम्ल है। वो डिपेंड करता है, या जल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और दूसरा आप सब्सटेंस ले सकते हैं। एसिटिक अम्ल है, जैसे हमने एसिटिक अम्ल के भी उदाहरण लिए, ठीक है। वो कई बार अम्ल की, जैसे एसिटिक अम्ल है, वो जब आप एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया परक्लोरिक अम्ल के, परक्लोरिक एसिड के साथ कराइए HClO4,
तो क्या होगा, एसिटिक अम्ल तो बहुत बिल्कुल दुर्बल अम्ल है, और HClO4 क्या है, प्रबल अम्ल। तो उसके प्रबल अम्ल के सामने वो दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करेगा। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के उसके साथ सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो रहा है, उसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो आपको उस अभिक्रिया विशेष पर विचार करना होगा। उसके उपरांत ही आप ये देख पाएंगे कि उसमें H+ आयन वो ग्रहण कर रहा है तो वो क्षार हो गया, और अगर H+ आयन दान कर रहा है तो क्या हो गया, अम्ल हो गया, ब्रोंस्टेड की परिकल्पना के अनुसार। चलिए ठीक है, तो आप अभ्यास के द्वारा बता सकते हैं। आप इतने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए, आप पता होना चाहिए एसिटिक एसिड है और जल है। अगर मैं आप जनरल बात कर रहा हूँ, ब्रोंस्टेड लॉरी को छोड़िए, आप एक जनरल बात कर रहा हूँ, एसिटिक अम्ल दे दिया है और जल दे दिया है। नहीं आपकी नहीं, मैं सबकी बात बता रहा हूँ, ठीक है, आपकी नहीं बात कर रहे नहीं। चलिए ना, तो देखिए वही मैं बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए इसका निर्धारण किससे होता है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए कि जो जल है, बातें नहीं प्लीज, ये जल क्या है, एक बहुत ही दुर्बल आयनन, वीकली आयनाइज होता है, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो H2O का जब हम करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, H2O की जो निकालेंगे कंसंट्रेशन, H2O बराबर है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको H+ और OH आयंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, KW जिसकी हम बात करते हैं जल के लिए, आयनिक गुणनफल, उसका मान होता है 10⁻⁻14। कितना कम होता है, 10⁻⁻14। तो जल एक बहुत ही अत्यंत दुर्बल वो है, आपका आयनिक विलायक है। तो इसकी तुलना में तो ये निश्चित रूप से एसिटिक अम्ल तो प्रबल होगा ही। तो जब ये अम्ल है तो उसके साथ वो क्षार होगा। अब ये चीजें अभ्यास से आएंगी, मतलब अब आप पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे साहब ब्रोंस्टेड के अनुसार क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। फिर अभिक्रिया के अनुसार आप टेस्ट कर लीजिए, आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है क्या, भाई देखिए इसका तरीका मैंने अभी बता दिया आपको। ये वियोजन स्थिरांक से द्वारा ही आपको पता लग सकता है। वियोजन स्थिरांक किससे निकालोगे, आप मेजर करोगे भाई। चालकता कैसे निकालोगे, चालकता कोई देखने से थोड़ी आ जाएगी, कंडक्टिविटी मीटर बना हुआ है उसके लिए। अब आपका बाद में लेंगे, देखिए क्लास के बाद बात करेंगे, आप बैठिए, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा, बात की चर्चा बाद में करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। हाँ नेक्स्ट, बस। अब देखिए हम अम्ल का जल में वियोजन स्थिरांक, ठीक। देखिए दो तरीके हैं, एक तो आपके जैसे इनके से एक उदाहरण ले लिया, जैसे आपका HF है, क्या आपका HF जो ऐसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो आपका एसिड है वो, और एक एसिटिक एसिड, ठीक। दो उदाहरण मैं ले रहा हूँ, दो प्रकार के उदाहरण ले रहा हूँ। तो इनके लिए जो वियोजन स्थिरांक है HF के लिए और एसिटिक एसिड CH3COOH, तो जो HF के लिए जो वियोजन स्थिरांक का मान होता है K का, इसमें यह सिंबल गायब हो गया है, पता नहीं क्या सपोर्ट नहीं किया, जो भी है। तो उसमें क्या है कि K जो HF की जो वैल्यू होती है ये क्या है, बड़ी होती है, लार्जर होती है। तो क्या है कि वियोजन स्थिरांक HF के लिए एसिटिक एसिड की तुलना में बहुत अधिक होता है। और जब HF के लिए जब वियोजन स्थिरांक का मान अधिक प्राप्त हुआ तो इससे सिद्ध होता है कि HF एसिटिक एसिड की तुलना में एक प्रबल अम्ल है। अगली बात समझ, पहली चीज। दूसरा एक हम ले लेते हैं, ये H2S का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका, H2S का। किसका एग्जाम्पल लिया हमने, H2S। तो ये अभिक्रिया देखिए आप, H2S H2O क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, H2S H+ आयन दान कर रहा है। क्या कर रहा है, H+ आयन दान कर रहा है, H3O हाइड्रोनियम आयन बन गया है, और आप इस तरीके से HS आयन बन गए। अब पुनः अब देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक से ज्यादा आपके प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है, मल्टी प्रोटोनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो Ka1 यानी प्रथम अभिक्रिया के लिए इसकी वैल्यू है कितनी है, 10⁻⁻7। वियोजन स्थिरांक का मान कितना है इसके अंदर, 10⁻⁻7। और पुनः इसका अगर हम वियोजन करें, इसका HS के अभिक्रिया कराएं, तब वियोजन स्थिरांक का मान आता है 10⁻⁻13। ठीक, एक की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻7। H2S आपका जो है उसका आपका वियोजन हो रहा है जल के अंदर, तब आपका वियोजन स्थिरांक है 10⁻⁻7। और उससे प्राप्त जो आयंस है, नेगेटिव आयंस है, उसका जब वियोजन हो रहा है तब आ रहा है 10⁻⁻13।
13। अब हम तुलना करेंगे इनकी कंपेरेटिव। तो आप Ka1 की वैल्यू देखिए और Ka2 की, किसकी वैल्यू ज्यादा है? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कौन सा प्रबल अम्ल हुआ, किसकी तुलना में? आ गई बात समझ में आपके? तो किस प्रकार से हम जो ये वियोजन स्थिरांक है इनका प्रयोग उनकी सामर्थ्य का पता लगाने में कर सकते हैं। हाँ, ये वाला मैं वापस से बताता हूँ। देखिए, ये तो जब एक से अधिक प्रोटॉन की उपस्थिति अगर किसी के अंदर है, जैसे H2S में क्या 2 प्रोटॉन हो गए, तो 2 बार दान कर सकता है वो। एक बार H+ दान करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, फिर HS आयन कन्वर्ट हो गया सल्फाइड आयन के अंदर कन्वर्ट। अब नीचे वाला जो एग्जाम्पल है, एक सिंपल एक प्रोटॉन के लिए है, एक तो एसिटिक एसिड है और एक है HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे तुलना करेंगे, तो इनके मान आपको दिए होंगे एग्जाम के अंदर कि HF के लिए K की वैल्यू ये है और एसिटिक एसिड के लिए वैल्यू ये है। तो उनकी वैल्यूज से देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा दुर्बल है उसकी तुलना में। तो HF का जो मान है वियोजन स्थिरांक का, वो बहुत अधिक होता है किसके वनस्पत? एसिटिक एसिड के, CH3COOH। नेक्स्ट, इसी प्रकार से देखिए क्षार का, अभी तो हमने पढ़ा था अम्ल का, किसका था? अम्ल। अगर हम क्षार की बात करें, बेस की बात करें, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है मान लीजिए आपका, उसकी बात करें तो उसके लिए भी जैसे हमने Ka कैलकुलेट किया है, Ka क्या है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, वियोजन स्थिरांक, लेकिन किसके लिए? अम्ल के लिए। एक से तात्पर्य एसिड और बी से यहां तात्पर्य क्या है? बेस। तो इसी प्रकार से हम Kbv ज्ञात कर सकते हैं। तो ये Kb की वैल्यू है। और अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ओस्टवाल्ड लॉ में। अल्फा क्या था? अल्फा समानुपाती था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था, अल्फा समानुपाती था 1/√c के। किसके समानुपाती था? अल्फा 1/, वही चीज है यहाँ पर। अल्फा किसके समानुपाती है? 1/√c के। क्या कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे कांस्टेंट को तो उसके आ जाएगा। उतार लिया ये आप लोगों ने? ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखिए यहाँ आपका होमवर्क है, जैसे मैंने किसका बताया आपको अभी, ये बोर्ड पर जो मैंने बताया आपको, किसका बताया है? अम्ल के लिए मैंने वियोजन स्थिरांक Ka की वैल्यू निकाली है। इसी प्रकार से जो अभी आपके जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड में जो आपको दिखा रहे हैं, ये किसके लिए दिखा रहे हैं? बेस के लिए, क्षार के लिए। तो आपका होमवर्क ये है कि आप उस क्षार के लिए Kb का मान निकालेंगे, उसको डिराइव करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, लुईस ने भी अपना एक कंसेप्ट दिया था अम्ल और क्षार का। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, अब हम बात करते हैं लुईस के अम्ल क्षार सिद्धांत के बारे में, ठीक। तो लुईस के अनुसार जो पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाता है। लुईस ने जो परिभाषा दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं पदार्थ, वो क्या कहलाते हैं? आपके अम्ल कहलाते हैं। और जो पदार्थ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो ये लुईस की अम्ल और क्षार की परिभाषा थी, जो कि किनसे अलग थी? ब्रॉन्स्टेड वाले से और आरेनियस की जो कल्पना थी उससे अलग थी। लुईस के अनुसार, लुईस ने कैसे देखा इसको? देखिए, उसने कहा कि अम्ल क्षार जो अभिक्रिया है, वो क्षार के द्वारा क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दान हो रहा है। किसको दान हो रहा है? अम्ल को। और उसके फलस्वरूप क्या बन रहा है? कोऑर्डिनेट बंध बन रहा है। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हिंदी में? उप सह संयोजक बंध। वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है? लुईस ने ये कहा कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बेसिकली कुछ नहीं, एक उप सह संयोजक बंध के निर्माण की अभिक्रिया है। क्या है? लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया उप सह संयोजक बंध के निर्माण की एक प्रक्रिया या अभिक्रिया है, ठीक, जिसके अंदर क्षार एक इलेक्ट्रॉन युग्म अम्ल को दान करता है, ठीक। अब एक वैज्ञानिक ने कहा था उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसने कहा था? वो अभी अभी बताया था,
भाई आप लोग इतने जल्दी नहीं बोलेंगे। देखिए ऑरेनियस ने कहा था, ऑरेनियस ने क्या कहा था कि जो H+ दान कर रहा है, जो H+ दे रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर जलीय माध्यम में वो अम्ल, और जो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं जलीय माध्यम में वो क्षार। तो उसने कहा था H+ आयन और OH आयन्स की अभिक्रिया हो रही है, तो क्या है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, यहाँ इसने लुईस ने कहा कि सब अम्ल और क्षार के मध्य की जो अभिक्रिया है वो क्या है, उपसहसंयोजक बंध के निर्माण होने की एक क्रिया है। ठीक, आगे बात समझ में, बढ़े आगे हम। अब आप देखिए इसने अलग अलग उदाहरण दिए कि अमोनिया और BS3, ठीक है, बोरेन के मध्य, अमोनिया और बोरेन के मध्य अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें कौन अम्ल है कौन क्षार है, पूछना चाहूंगा आप लोगों से ही। अमोनिया और BS3 आपको आता है, और किसी को बताने का प्रयास करने दीजिए। अतुल को बताने दीजिए, बैठिए। अच्छा, मेरा तो गला बैठने वाला है। हाँ, आप आगे आया करिए समय से। चलिए कोई बात नहीं, हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। अमोनिया और बोरेन के अंदर मेरा सवाल है, अमोनिया और बोरेन में लुईस की परिकल्पना के अनुसार कौन सा अम्ल है और कौन सा इसके अंदर क्षार है, और उसका कारण क्या है? NH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, किसको, बोरेन को, बोरेन में B को दान करेगा। गुड। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण क्लोराइड आयन और AlCl3, इसमें क्लोराइड आयन क्या है आपका, क्षार, और AlCl3 क्या है, अम्ल। तीसरा उदाहरण जल और H+ आयन का, जल और H+ आयन, H2O और H+ आयन। तो अब इसमें क्षार क्या है, H2O, लुईस की परिकल्पना के अनुसार अगर हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं तो, और H+ क्या है यहाँ पर, अम्ल। इसी प्रकार से फ्लोराइड आयन और SiF4 जो कंपाउंड है, तो उसके अंदर फ्लोराइड आयन क्या है आपका, क्षार, और SiF4 क्या है, अम्ल। ये आवर्त सारणी आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे भी, कि जहाँ जिन तत्वों के पास खाली कोश होंगे, जिनके अष्टक पूर्ण नहीं होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो उससे आपको ये चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। तो ये लुईस की जो परिकल्पना थी मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट, सभी ब्रोंस्टेड क्षार लुईस क्षार होते हैं। क्या कहा मैंने, सभी ब्रोंस्टेड क्षार लुईस क्षार होते हैं। ठीक, परंतु ब्रोंस्टेड अम्ल का लुईस अम्ल होना आवश्यक नहीं। सभी ब्रोंस्टेड क्षार क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं, परंतु ब्रोंस्टेड अम्ल का लुईस अम्ल होना आवश्यक नहीं। तो पहले इस जो हमने लाइन पढ़ी है, इसके पहले पार्ट पर हम इसे बात करेंगे। सभी ब्रोंस्टेड क्षार लुईस क्षार होते हैं। ठीक, तो ब्रोंस्टेड क्षार क्या है, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ। ब्रोंस बात है नहीं, क्या है ब्रोंस्टेड क्षार, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। हो गया यार, ठीक है। चलिए आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। और दूसरी परिभाषा भी आप नोट कर लीजिए, आप पढ़ना है इसको जाकर, फिर अपन इसको कल करेंगे। अभी भौतिक विज्ञान की अभी क्लास होगी। दूसरा क्या है आपका कि लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म रखने के कारण प्रोटॉन ले सकते हैं, परंतु ब्रोंस्टेड अम्ल जैसे आपका HCl है, H2SO4 है, वो क्या करते हैं, प्रोटॉन का तो दान करते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, और इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल इसमें कुछ अम्ल क्षार जो सिद्धांत है, इसकी कुछ जो कमियां थी, और जो इसका सांख्यिकी जो प्रश्न है, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।